शुरू कर लेते हैं। वित्तीय प्रबंध, वित्तीय निर्माण एवं वित्तीय नियोजन। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे वित्तीय प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा, वित्तीय प्रबंध की भूमिका के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वित्तीय निर्णय क्या होता है और साथ ही साथ वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य, वित्तीय नियोजन का अर्थ और उसकी परिभाषा तथा वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया क्या होती है, ये सारी चीजों की चर्चा आज हम करने वाले हैं अपनी आज की ऑनलाइन क्लास में। वित्तीय प्रबंध का अर्थ, तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह। J.L. मैसी क्या कह रहे हैं? वित्तीय प्रबंध वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो एक व्यवसाय की कुशल संचालन के लिए आवश्यक वित्त का मतलब यहां पर पैसे से है, को उपलब्ध करवाने तथा उसका प्रभावपूर्ण उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो मिस्टर मेसी ने डेफिनेशन दी, इसको थोड़ा सा और समझने का हम प्रयास करते हैं। एक व्यावसायिक उपक्रम का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं व सेवाओं के विक्रय द्वारा अपने स्वामियों के लिए लाभ अर्जित करना होता है। अब तक के हम चैप्टर्स में हम समझ चुके हैं कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य जो है वो लाभ अर्जित करना होता है। जहां पर भी लाभ अर्जित करने की सेंस आती है तो वहां पर हम उस कार्य को व्यवसाय समझ लेते हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें धन की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि धन व्यवसाय की आत्मा होती है। धन के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसका उचित प्रबंध अति आवश्यक है। प्रत्येक व्यवसाय में वित्त के संबंध में मुख्यतः हमारे मन में 3 प्रश्न जरूर उत्पन्न होते हैं। पहला, विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कितने वित्त की आवश्यकता होती है? यहां पर वित्त का मतलब पैसे से है। दूसरा, इसे विभिन्न वित्तीय संसाधनों के द्वारा कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाए और विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ को किस प्रकार विभाजित किया जाए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर वित्त प्रबंध के अंदर आगे हम आने वाले जो ये हमारी ऑनलाइन क्लास है इसमें हम जान लेंगे। अन्य शब्दों में अगर कहा जाए तो वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत सर्वप्रथम वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न वित्तीय संसाधनों एवं उनकी मात्रा को निश्चित कर लिया जाता है और लास्ट में लाभ के विभाजन की व्यवस्था कर ली जाती है। तो क्या मतलब हो गया वित्त प्रबंध का, वित्तीय प्रबंध का? ऐसा प्रबंध जिसका संबंध धन की प्रभावी प्राप्ति और उपयोग से है। सिर्फ धन के अरेंजमेंट करने से ही नहीं है, उसका उपयोग भी किस प्रकार से किया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें हम कहां स्टडी करते हैं? हम वित्तीय प्रबंध के अंदर हम ये सारी की सारी कार्य जो है वो करते हैं। एक और डेफिनेशन अगर हम देखें तो मिस्टर ब्रैडले क्या कह रहे हैं? वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का एक ऐसा क्षेत्र है जिसका संबंध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग एवं पूंजी संसाधनों के सावधानी पूर्वक चुनाव करने से भी है, ताकि वह करने वाली इकाई यानी कि जहां जो खर्चा करने वाली जो हमने यूनिट बनाई है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सके। तो अंत में हम इसके अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत एक व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति इस ढंग से की जाती है ताकि व्यवसाय के उद्देश्यों को हम आसानी से पूरा कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को। तो अब जान लेते हैं हम वित्तीय प्रबंध की भूमिका के बारे में कि कितनी भूमिका हमारे व्यवसाय में इसकी है। तो सबसे पहला पॉइंट, स्थायी संपत्तियों का निर्धारण। एक व्यावसायिक संगठन के लाभों में स्थायी संपत्तियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों में कुल विनियोग, ये सारे हम चर्चा आगे करेंगे इसी चैप्टर में, तथा प्रत्येक स्थायी संपत्ति के लिए किए जाने वाले विनियोग का निर्धारण करना है। ऐसा पूंजी बजटिंग निर्णय के द्वारा किया जाता है। अगर हम उदाहरण के लिए हम कहें तो यदि 500 करोड़ का पूंजी बजटिंग का निर्णय हमने ले लिया है तो स्थायी संपत्तियों में 500 करोड़ की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो स्थायी संपत्तियों का निर्धारण जो है वो करने में सहायता हो जाती है। फिर उसके बाद में अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो चालू संपत्तियों का निर्धारण। व्यवसाय में दिन प्रतिदिन व्यवहार करने के लिए
यानी ट्रांजैक्शन जिसको हम बोलते हैं, अकाउंटिंग में हमने पढ़ा है, ट्रांजैक्शन करने के लिए चालू संपत्तियों की हमें आवश्यकता होती है डेली यूज के लिए। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत कुल चालू संपत्तियों में कुल विनियोग तथा प्रत्येक चालू संपत्ति पर विनियोग का निर्धारण हम पहले से ही कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें, यदि चालू संपत्तियों में कुल विनियोग 100 करोड़ रुपए है, तो यह निश्चित किया जाएगा कि रोकड़ यानी कि कैश, स्टॉक, देनदार आदि में कितना विनियोग किया जाएगा। ठीक है, तो चालू संपत्तियां और स्थायी संपत्तियां हमने अकाउंटेंसी में खूब डिटेल में हमने पढ़ी हैं। फिर हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्त के अनुपात का निर्धारण। व्यवसाय की कुल वित्तीय आवश्यकताओं को दीर्घकालीन व अल्पकालीन स्रोतों के द्वारा पूरा किया जाता है, ये हम जानते हैं। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत दोनों प्रकार के वित्तीय स्रोतों के अनुपात का निर्धारण कर लिया जाता है। दीर्घकालीन स्रोत व्यवसाय में लंबे समय तक धन उपलब्ध करवाते हैं, इसीलिए इनके प्रयोग से तरलता बढ़ती है, लिक्विडिटी बढ़ती है, अर्थात व्यवसाय दिन प्रतिदिन किए जाने वाले भुगतानों को अतिशीघ्र करने की क्षमता रखता है। वहीं दूसरी ओर दीर्घकालीन स्रोतों की लागत अल्पकालीन स्रोतों से अधिक होती है। अतः यदि व्यवसाय में अधिक तरलता की आवश्यकता होगी, अधिक लिक्विडिटी की आवश्यकता होगी, तो अधिक लागत सहन करनी होगी। अर्थात इसके विपरीत वित्तीय प्रबंध में तरलता व लागत विश्लेषण करके दोनों वित्तीय स्रोतों के अनुपात का निर्धारण करेंगे। तो दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों में कितना अनुपात में हमने जो है वो वित्त प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी, उसका अनुपात हम निर्धारित कर लेते हैं इसमें। फिर दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के अनुपात का निर्धारण। दीर्घकालीन जो लंबे समय तक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों में समता अंश पूंजी, इक्विटी शेयर, हमने जो प्लस इसमें अकाउंटेंसी में जो हम पढ़ रहे हैं, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, संचित लाभ, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स इत्यादि मुख्य रूप से आते हैं। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत विभिन्न दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों का अनुपात निश्चित कर लिया जाता है। सभी स्रोतों के अपने अपने लाभ और दोष होते हैं। इनके लाभों व दोषों का विश्लेषण करके एक संतुलित निर्णय ले लिया जाता है। संतुलित मतलब ये देख लेना है हमें कि किस स्रोत के अंदर हमारे को कितना जो है वो अनुपात में इन्वेस्ट करना है। फिर उसके बाद में लाभ हानि खाते की विभिन्न मदों का निर्धारण करना। विभिन्न वित्तीय निर्णयों से लाभ हानि में सम्मिलित मदें, आइटम्स जो प्रभावित होती हैं, कौन कौन सी आती हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया, या फिर डिस्काउंट हो गया, जिनसे तरलता मिलती है। यदि तरलता हम कहें तो जितनी अच्छी होगी उतना ही भुगतान करके कटौती अर्जित आसानी से की जाती है इत्यादि, ये आते हैं इसके अंदर लाभ हानि के अंदर। एक उदाहरण की बात मैं कर रहा हूं। तो कह सकते हैं कि हम व्यवसाय में वित्तीय स्थिति पर वित्तीय प्रबंध निर्णयों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ये वर्तमान व भावी, वर्तमान तो हो गया अल्पकालीन वाले जो हमारे वित्त हैं, और भावी जो दीर्घकालीन वाले हमारे वित्त आएंगे, दोनों वित्तीय विवरणों को प्रभावित करने में जो है वो अपनी भूमिका निभाते हैं। आगे चलते हैं। वित्तीय निर्णय, हमारे पास में 3 प्रकार के वित्तीय निर्णय जो हैं वो हैं। एक तो हो गया विनियोग निर्णय, दूसरा फिर हमारा आ गया वित्त व्यवस्था निर्णय, और तीसरा हमारा आ गया लाभांश निर्णय। तो ये 3 हमारे वित्त निर्णय रहेंगे। इनके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है विनियोग निर्णय। विनियोग निर्णय को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहले उसका अर्थ जान लेते हैं हम। उन संपत्तियों का चयन करना जिनमें से एक व्यवसाय द्वारा धन का विनियोग किया जाता है, हम उसको विनियोग निर्णय कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? उन संपत्तियों का चयन कर लेना जिनमें से एक व्यवसाय द्वारा धन का विनियोग किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। व्यवसाय के लिए जो संपत्तियां प्राप्त होती हैं उनको हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं।
पहला दीर्घकालीन विनियोग निर्णय और दूसरा अल्पकालीन विनियोग निर्णय। तो सबसे पहले दीर्घकालीन क्या हो गया, इसे पूंजी बजटिंग निर्णय कहा जाता है। आप इस बात को जरूर याद रखिएगा, दीर्घकालीन विनियोग निर्णय को पूंजी बजटिंग निर्णय कहा जाता है। इसका संबंध दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग से है। विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट, हमने पैसा लगाया है। उदाहरण के लिए अगर हम एक बात करें तो एक नई मशीन क्रय करना, ठीक है, दीर्घकालीनों का मशीन यूं है, आजकल के लिए तो है नहीं, ये तो लंबे समय तक चलेगी मशीन, 5 साल चल सकती है, 10 साल, जो भी उसकी लिमिट है मशीन की। तो लंबे समय के लिए हमने पूंजी का इन्वेस्ट एक मशीन खरीदने में कर दिया। इस उद्देश्य के लिए वित्त प्रबंध को बाजार में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की लागत व लाभप्रदता, कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये व्यवसाय की दीर्घकालीन अर्जन क्षमता को प्रभावित करते हैं। दीर्घकालीन अर्जन क्षमता जो लंबे समय तक हमें लगातार आने वाले समय में जो हमारी जो है वो लाभ, कितना लाभ हम कमा पाएंगे, वो सारे के सारे आगे क्षमता को ये प्रभावित करेंगे दीर्घकालीन विनियोग निर्णय। ठीक है, तो लंबे समय तक जो हमने अपनी पूंजी इन्वेस्ट कर दी और लंबे समय तक उस इन्वेस्ट की गई पूंजी से हम कितना वापस पैसा पाते हैं, जिसको रिटर्न कहेंगे हम अंग्रेजी में, वो सारे निर्णय जो है वो इससे कितने की कॉस्ट है और क्या मुझे फायदा देगी इन फ्यूचर में, ये जो है वो दीर्घकालीन विनियोग निर्णय के अंदर आएंगे। फिर अल्पकालीन विनियोग निर्णय की हम बात करें तो इसे कार्यशील पूंजी प्रबंध, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। दीर्घकालीन विनियोग निर्णय को क्या कहते हैं, पूंजी बजटिंग कहते हैं, और अल्पकालीन विनियोग निर्णय, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कार्यशील पूंजी प्रबंध कहते हैं। इसका संबंध अल्पकालीन संपत्तियों, अल्पकालीन जो डेली रूटीन में काम आएंगी, कम समय के लिए होंगे, जैसे कि हो गया हमारा रोकड़ यानी कि कैश, स्टॉक, देनदारी आदि, ये सारे के सारे विनियोग जो है वो अल्पकालीन विनियोग निर्णय में आते हैं। वित्त प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन संपत्तियों में पर्याप्त विनियोग हो, क्योंकि इनसे व्यवसाय की तरलता प्रभावित होगी। हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। इस उद्देश्य के लिए इन संपत्तियों की लाभप्रदता तथा तरलता की तुलना की जाती है। ठीक है, पिछले वाले में हमने कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी दीर्घकालीन में की थी और इसमें हम लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी की हम तुलना करते हैं। ठीक है, तो कितना जल्दी जल्दी इसमें रिटर्न होगा उस हिसाब से जो है वो, जैसे कि कैश का बढ़िया उदाहरण है, कैश अभी मेरे पास में है, आज मैं यूज कर सकता हूं, कल भी यूज कर सकता हूं, तो वो कितना मेरे पास में है वो डिपेंड करेगा मेरा अल्पकालीन विनियोग निर्णय डिसाइड करने में। चलिए अब चर्चा करते हैं विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो दीर्घकालीन विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक और दूसरे हमारे घटक रहेंगे अल्पकालीन विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक। तो सबसे पहले हम दीर्घकालीन विनियोग निर्णय को चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, परियोजना का रोकड़ प्रवाह। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विनियोग निर्णय अथवा पूंजी बजटिंग, ये हमने जो है वो पिछली स्लाइड में हम देखा था कि विनियोग निर्णय को हम पूंजी बजटिंग कहेंगे। पूंजी बजटिंग निर्णय का संबंध दीर्घकालीन संपत्तियों से है। इन संपत्तियों पर अनेक वर्षों तक रोकड़ का आना और जाना, कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो लगातार बना रहता है। विनियोग की जाने वाली धनराशि को हम कैश आउटफ्लो कहते हैं, मतलब कैश जो हमारे इंडस्ट्री, हमारे बिजनेस से जो बाहर चला गया, कैश आउटफ्लो, और आय के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि को हम कैश इनफ्लो कहते हैं, जो कैश हमारे पास आता है। विनियोग निर्णय पर अंतिम फैसला लेने से पहले कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो का गहन विश्लेषण कर लेना होता है। तो पहला पॉइंट तो ये कह रहा है। फिर दूसरा पॉइंट, आय की दर, रेट ऑफ रिटर्न। ऐसा संभव है कि एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से अधिक लाभदायक ना हो, ऐसा हो सकता है। विभिन्न परियोजनाओं की लाभदायिता को निर्धारित करने का आधार आय की दर होती है। आय की दर की गणना परियोजना से संभावित आय व जोखिम की दर के आधार पर की जाती है। यह 2 परियोजनाओं एक ही जोखिम श्रेणी की हों तो
तो उसे परियोजना का चयन किया जाएगा जिसकी आय की दर अधिक होगी। तो हम उस योजना का चयन करेंगे जिसमें हमारा रेट ऑफ रिटर्न, आय के आने की संभावनाएं ज्यादा होंगी, हम उस परियोजना का चयन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट पे, संबंधित विनियोग कसौटी। जब एक निवेशक दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग करता है, विनियोग का मतलब इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना, तो उसकी अनेक कसौटियां हो सकती हैं। क्या क्या वो चीजें ध्यान में रखता है? आवश्यक धनराशि, ब्याज की दर, आय की दर, रोकड़ प्रवाह इत्यादि, ये सभी तत्व निर्धारित करते हैं कि कोई विशेष विनियोग किया जाए अथवा नहीं। तो कोई भी निवेशक जिसने पैसा लगाना है व्यवसाय में, वो क्या क्या चीजें जरूर ध्यान में रखता है? कितनी धनराशि चाहिए, ब्याज की दर कितनी रहेगी, आय की दर कितनी होगी, जो पिछले पॉइंट में हमने आय की दर में हम डिस्कस किया, और रोकड़ प्रवाह जो उससे पिछले वाले हमने पॉइंट में परियोजनाओं का रोकड़ प्रवाह, इन सभी चीजों को ध्यान में रखता है। फिर वो डिसाइड करता है कि विनियोग करना है या नहीं करना। इस उद्देश्य के लिए पूंजी बजटिंग पद्धतियों को लागू करके अंतिम निर्णय लिया जाता है। तो ये तीन पॉइंट हमारे ऐसे हैं जो दीर्घकालीन विनियोग निर्णय को डायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। परियोजना का रोकड़ प्रवाह, आय की दर और संबंधित विनियोग की कसौटियां, ये जो है वो दीर्घकालीन को। अब अल्पकालीन पे चलते हैं हम। तो अल्पकालीन पर दो ऐसे घटक हैं जो प्रभावित करेंगे, तरलता और लाभप्रदता। यदि यह निर्णय कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल, हमने इसी क्लास में हमने ये जाना था, अल्पकालीन विनियोग को हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लगातार कार्य में प्रयोग में आ रही होती है। यह निर्णय कार्यशील पूंजी से संबंधित होता है। व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की पर्याप्त मात्रा को निरंतर बनाए रखने को ही कार्यशील पूंजी का प्रबंध कहते हैं। व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की पर्याप्त मात्रा को निरंतर बनाए रखने को ही कार्यशील पूंजी का प्रबंध कहते हैं, कि वो कम से कम इतना जो भी मुझे डेली यूज के लिए या 2-3 दिन के यूज के लिए जितनी भी जो है वो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है उसको उसकी मात्रा को बनाए रखने को कार्यशील पूंजी का प्रबंध कहते हैं। यहां कार्यशील पूंजी की पर्याप्त मात्रा होने का क्या मतलब है कि इसकी मात्रा न तो आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो, बस जितना चाहिए उसके आसपास ही हो। ये दोनों ही परिस्थितियां हानिकारक हो सकती हैं। यदि कार्यशील पूंजी अधिक मात्रा में होगी तो तरलता में वृद्धि हो जाएगी, जिससे लाभप्रदता में कमी आएगी। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, उदाहरण लेकर, तो यदि कार्यशील पूंजी के रूप में बहुत अधिक रोकड़ को अपने पास रख लिया जाए तो ये आवश्यकता से अधिक रोकड़ बेकार में ही पड़ी रहेगी। अतः लाभप्रदता में कमी होगी, क्योंकि जितना इन्वेस्ट हम करेंगे उतना ही रिटर्न, आय की दर जो हमने पढ़ा है, रेट ऑफ रिटर्न, उतने ही आने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। इसके विपरीत यदि रोकड़ या चालू संपत्तियों की मात्रा बहुत कम हो तो दैनिक व्ययों, लेनदारों इत्यादि के भुगतान में कठिनाई हो सकती है। यानी कि अगर ज्यादा होगा तो आय की दर में कमी आ जाएगी, और यदि मैंने अपने पास में कम अल्पकालीन विनियोग रख लिया तो फिर लेनदारों या दैनिक जो भी डेली एक्सपेंसेस होते हैं उसमें जो है वो मुझे समस्या आ सकती है। अतः कार्यशील पूंजी के प्रबंध का उद्देश्य चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों दोनों की अनुकूलतम मात्रा का निर्धारण करना होता है, ताकि व्यवसाय की लाभप्रदता बनी रहे। ठीक है, तरलता और लाभप्रदता दोनों पॉइंट, और तरलता भी कम ना हो। कह सकते हैं अल्पसंख्यक विनियोग को प्रभावित करने वाले यही दोनों घटक हैं, तरलता भी बनी रहे मेरी और लाभप्रदता में भी कमी ना आए। तो ये घटक थे कुछ प्रभावित कर सकते हैं। जो अगले पॉइंट पे चलते हैं हम, वित्त व्यवस्था निर्माण, फाइनेंशियल डिसीजन। वित्त व्यवस्था का निर्माण का अभिप्राय यह निश्चित करने से होता है कि आवश्यक वित्त को, वित्त का मतलब पैसा, आवश्यक वित्त को विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों से कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाएगा। दीर्घकालीन वित्त के मुख्य स्रोतों में हमने पहले भी जाना, समता पूंजी अंश आ जाते हैं हमारे। प्रत्येक समता पूंजी अंश, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पूर्वाधिकार अंश जिनको हम बोलते हैं, संचित लाभ इसके अंदर आ जाता है हमारा। इसके अलावा आ जाता है हमारा ऋण पत्र, डिबेंचर्स,
लॉन्ग टर्म लोन आ जाते हैं हमारे, दीर्घकालीन ऋण इत्यादि, ये सारे सम्मिलित होते हैं। तो क्या मतलब हो गया इसका, यह निश्चित करना कि आवश्यक वित्त को विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों से कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाए, वित्त व्यवस्था निर्णय हमारा कहलाता है। सभी स्रोतों की लागत व लाभ का विश्लेषण किया जाता है, कितनी लागत लग रही है और कितना लाभ हमें मिल रहा है। अगर उदाहरण से हम इस प्रयास समझने का प्रयास करें तो ऋण पूंजी, जिसमें ऋण पत्र और दीर्घकालीन ऋण दोनों को ही हम शामिल करते हैं, सबसे सस्ता स्रोत है, लेकिन ब्याज के भुगतान व मूल राशि की वापसी का बोझ लगातार कंपनी पर बना रहता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कंपनी समता अंश पूंजी पर लाभांश के भुगतान व पूंजी को वापस करने के लिए स्वतंत्र होती है, लेकिन अत्यधिक समता अंशधारी होने से नियंत्रण पे जो है वो समस्या आती है, नियंत्रण करने में। इसके अतिरिक्त समता अंश पूंजी सबसे महंगी पूंजी भी होती है। इस प्रकार अनेक तत्वों का विश्लेषण करने के बाद दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों का अनुपात निश्चित किया जाता है। हम शेयर वाला जो +2 में जो हमारा शेयर वाला चैप्टर है उसमें हमने इसमें डिटेल में चर्चा की हुई है। अब वित्तीय निर्णय और वित्त व्यवस्था नियंत्रण जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। वित्त से संबंधित सभी निर्णय वित्त निर्णय कहलाते हैं। वित्त का मतलब पैसा। अतः तीनों मुख्य निर्णय जैसे कि विनियोग निर्णय, वित्त व्यवस्था निर्णय जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और लाभांश निर्णय जो अभी हम पढ़ेंगे, वित्तीय निर्णय कहलाएंगे। वहीं दूसरी ओर वित्त व्यवस्था निर्णय वित्तीय निर्णयों का एक अंग मात्र है। इसके अंतर्गत दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों से प्राप्त किए जाने वाले वित्त की राशि का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो वित्त निर्णय जो है वो क्या आ गया, उसमें तीनों आ गए, विनियोग निर्णय, वित्त व्यवस्था निर्णय और लाभांश निर्णय, और इसके ये जो है वो वित्त निर्णय का ही एक हिस्सा है। अब इसी पॉइंट के अंदर आया था कि समता अंश पूंजी जो है वो सर्वाधिक महंगा स्रोत है, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट आ गया तो समता पूंजी जो है हमारे समता अंश पूंजी, उसको सबसे महंगा कहा गया है। यह बात भ्रम पैदा कर सकती है दिमाग में, क्योंकि ऋण के ब्याज की दर और पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर जो है वो पहले से ही निश्चित होती है, ये हम जानते हैं, जबकि समता अंशों पर दिए जाने वाले लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। ऐसा हमने अकाउंटेंसी में डिटेल में पढ़ा है। और ना ही कंपनी इनके भुगतान के लिए बाध्य होती है। हम सभी जानते हैं अगर कंपनी डूब जाए तो इनका पैसा सबसे अंत में दिया जाता है। फिर भी यह सबसे महंगा स्रोत कैसे हो सकता है? इसका उत्तर यह है, जो हमारे मन में कंफ्यूजन आ सकता है कि जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं, वो हमारे ऊपर जो है वो बोझ पैदा कर सकते हैं। इक्विटी शेयर कैसे करें? तो उसके आंसर में है समता अंश पूंजी अंशधारियों के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जोखिम वाली पूंजी होती है, क्योंकि इस पर लाभांश भी सबसे बाद में मिलता है, और यदि कंपनी बंद होने लगे तो पूंजी का भुगतान भी सबसे बाद में होता है। यह हमने अकाउंटेंसी में पढ़ा है। इसीलिए इस पर लाभांश की दर निश्चित न होने पर भी यह सबसे महंगी पूंजी मानी जाती है, क्योंकि समता अंशधारी निश्चित रूप से सर्वाधिक प्रतिफल का अधिकारी होता है, वो कंपनी के मालिक होते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। वित्त व्यवस्था निर्णय को प्रभावित करने वाले हमारे घटक। तो सबसे पहला रोकड़ प्रवाह स्थिति, कैश फ्लो पोजीशन। यदि कंपनी की रोकड़ प्रवाह स्थिति अच्छी हो तो ऋण पर ब्याज, मूल राशि की वापसी का भुगतान आसानी से किया जा सकता है। अतः सस्ते वित्त का लाभ उठाने के लिए ऋण पूंजी को प्राथमिकता हम दे सकते हैं। मतलब कैश कितना जल्दी जल्दी हमारे पास वापस आता है उसकी बात हो रही है। फिर दूसरा कॉस्ट, लागत। वित्त के सभी स्रोतों की लागत भिन्न भिन्न होती है। ऋण पर ब्याज, जिसको हम इंटरेस्ट, जिसकी एंट्री हम करते हैं, पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर निश्चित दर से दिया जाने वाला डिविडेंड हो गया लाभांश, तथा समता पूंजी अंश पर समता अंशधारियों की कंपनी से अपेक्षाएं लागत के रूप में ही होती हैं। यदि परिस्थितियां अनुकूल हों तो ऋण पूंजी का चयन करके सस्ते वित्त का लाभ उठाया जा सकता है। फिर अगला हमारा पॉइंट आ जाता है रिस्क, जोखिम। ऋण पूंजी सर्वाधिक जोखिम वाली होती है, अतः
जोखिम के दृष्टिकोण से इसका प्रयोग कम किया जाना चाहिए। अब ऋण पूंजी व्यवसाय के लिए सर्वाधिक जोखिम की होती है, क्योंकि ऋणदाता ब्याज व मूल राशि की वापसी न होने पर न्यायालय में कंपनी के समापन के लिए प्रार्थना दायर कर सकता है, उसके पास अधिकार है। समता अंशधारियों को ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं होते, इसीलिए इनमें कंपनी को किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं होता। फिर अगला हमारा पॉइंट आ जाता है निर्गमन लागतें। निर्गमन लागतों के अगर दृष्टिकोण से हम सोचे तो संचित लाभ सबसे उपयुक्त स्रोत है, अतः इसका हमने प्रयोग करना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास पैसा जो है वो कहां कहां से हम व्यवस्था हम कर सकते हैं, तो यहां से भी हम कर सकते हैं। फिर स्थायी प्रचालन लागतों के का स्तर। व्यवसाय मुख्यतः दो प्रकार की लागतें होती हैं हमारी, एक तो होती है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्थायी प्रचालन लागतें, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें भवन का किराया, वेतन, प्रीमियम आदि। और जो स्थायी हमारी जो लागतें होती हैं, स्थायी वित्तीय लागतें, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, जैसे कि ऋण पत्र पर ब्याज इत्यादि। यदि व्यवसाय में स्थायी प्रचालन लागतें अधिक हों तो स्थायी वित्तीय लागतों को कम करना ज्यादा बेहतर रहता है, अतः ऋण पूंजी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि हम बात करें, यदि स्थायी प्रचालन लागतें कम हो तो ऋण पूंजी का प्रयोग हम ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारी लागतें हमने दो हिस्सों में बांटी, स्थायी प्रचालन लागतें कौन सी थी हमारी, भवन का किराया, वेतन, प्रीमियम इत्यादि। और हमारी जो है वो स्थायी वित्तीय लागतें कौन सी थी, ऋण पर ब्याज इत्यादि, ये सारी की सारी। तो इनका बैलेंस के हिसाब से है, अगर हमारी स्थायी वित्तीय लागतें कम रखनी चाहिए, अगर हमारी स्थायी प्रचालन लागतें जैसे कि भवन का किराया, वेतन, बीमा, प्रीमियम इत्यादि ज़्यादा हैं तो हमें फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, स्थायी वित्तीय लागतें कम रखनी चाहिए। इसके विपरीत हम ज़्यादा रख सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा नियंत्रण को मानना। कंपनी पर अंतिम नियंत्रण समता अंशधारियों का ही होता है, उनको कंपनी का मालिक समझा जाता है। इसके बारे में हमने चर्चा की। जितने अधिक समता अंशधारी बढ़ेंगे उतना ही नियंत्रण अधिक लोगों के पास में चला जाएगा, और ये कोई अच्छी स्थिति की जो है वो आईना नहीं दिखाता। अतः इस दृष्टिकोण से समता अंश पूंजी से हमें बचना चाहिए। फिर उसके बाद में पूंजी बाजार की स्थिति। तेजी काल में अधिक लाभ होते हैं, इसीलिए लोग समता अंशों में विनियोग करना पसंद करते हैं। वहीं इसके विपरीत मंदी काल में लाभ कम हो जाते हैं, तो लोग निश्चित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ऋण पूंजी को प्राथमिकता देने लगते हैं। अतः पूंजी बाजार की स्थिति को ध्यान में रखकर ही वित्त के स्रोत का हमें चयन कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद में आ जाती है विनियोग पर आय, जिसको ROI बोलते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक कंपनी की विनियोग पर आय दर जितनी अधिक होगी वह उतनी ही अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग करने की क्षमता रखती होगी, क्योंकि जितनी आय होगी उतना ही फिर हम ऋण पूंजी पर ब्याज और उसका मूल देने की संभावना में रहेंगे। तो इसका एक फार्मूला भी होता है, ROI इक्वल्स टू EBIT इक्वल्स टू टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में इसकी डिटेल में आएगी, तो वहां हम पढ़ लेंगे। फिलहाल विनियोग पर आय जितनी होगी उतना ही हम ऋण पूंजी जो है वो और ज्यादा ले सकते हैं। फिर कर दर, टैक्स रेट। कर की दर ऋण की लागत को प्रभावित करती है। कर की दर जितनी अधिक होगी ऋण की लागत उतनी ही कम हो जाती है। इसका कारण ऋण पूंजी पर ब्याज को कंपनी का खर्चा मानकर लाभों में से घटाया जाना और तथा कर की बचत करना माना जाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण अगर हम लें तो उदाहरण इस प्रकार से रहेगा। माना एक कंपनी 100 ऋण लेती है, 100 रुपये ऋण लेती है, जिस पर ब्याज की दर जो है वो 10% और कर की दर 30% है। EBIT में से ₹10 ब्याज के घटाने से 3 रुपए की बचत होगी, क्योंकि यदि ₹10 ब्याज के नहीं घटाए जाएंगे तो 10 पर 30% की ब्याज से 3 रुपया कर देना होगा। एक तरफ
₹10 ब्याज का भुगतान कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ ₹3 जो है वो हमने बचा लिए। अतः ऋण की वास्तविक दर 10% ना होकर 7% रह जाती है। इसी प्रकार यदि कर की दर 40% हो तो ऋण की वास्तविक लागत जो है वो 6% रह जाएगी, क्योंकि ₹10 का 40% करेंगे तो ₹4 और ₹10 हमारा जो है वो ब्याज दर थी, ब्याज था, तो ₹6 हमारी रह जाएगी। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। पूंजी ढांचे में पर्याप्त लोचशीलता होनी चाहिए। यहां लोचशीलता का क्या अभिप्राय है? इस बात से है कि आवश्यकता पड़ने पर व्यवसाय में पूंजी की राशि को आसानी से कम या अधिक किया जा सके। व्यवसाय में पूंजी की राशि को कम करना केवल ऋण पूंजी व पूर्वाधिकार अंश पूंजी की दशा में ही संभव हो पाता है। यदि किसी समय व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक पूंजी हो तो इन दोनों का भुगतान किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर समता अंश पूंजी का भुगतान कंपनी के जीवन काल में संभव नहीं होता। अतः लोचशीलता के दृष्टिकोण से ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी को निर्गमित करना ज्यादा आसान रहता है। तो लोचशीलता से जाएं हम तो इक्विटी शेयर कैपिटल में ना करें इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट, वैधानिक ढांचा। पूंजी ढांचा कंपनी नियमों से भी प्रभावित होता है। जैसे बैंकिंग कंपनियां केवल समता अंश पूंजी में ही निर्गमन कर सकती हैं, याद रखिएगा, किसी अन्य प्रकार की प्रतिभूति में नहीं कर सकती। वहीं इसी प्रकार अन्य कंपनियों द्वारा भी वित्त व्यवस्था करते समय निर्धारित ऋण क्षमता अनुपात का पालन करना अनिवार्य होता है। विभिन्न कंपनियों के लिए अलग अलग आदर्श ऋण अनुपात क्या हो सकते हैं? समता अनुपात, जैसे कि 2:1, 4:1, 6:1 इत्यादि निर्धारित कर लिए जाते हैं। अंशों व ऋण पत्रों को जारी करने के लिए हमें सेबी के द्वारा निर्धारित निर्देशों का हमें पालन करना होता। ठीक, तो ये कुछ ऐसे घटक थे जो वित्त व्यवस्था निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं हमारे